अगर आप MPLD-PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट चल रहा है जिसका हमने चैप्टर 8 तक कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 देखेंगे जो कि डील करता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज से, ठीक है, अपराध और शास्ति से। तो जो चैप्टर 9 है हमारा, इसमें हमें सेक्शन 48 टू सेक्शन 67 कवर करना है, ठीक है। आज की वीडियो में हम सेक्शन 48 से सेक्शन 58 तक कवर करेंगे और रिमेनिंग सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 48 डील्स विथ जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंसेस, अपराधों से संबंधित कुछ जनरल प्रोविजन कहाँ दिए हैं? सेक्शन 48 में। सेक्शन 48 एक फाउंडेशन सेक्शन है। ये बताता है कि फूड कब इंजीरियस टू हेल्थ माना जाएगा और अनसेफ फूड डिसाइड करने का लीगल टेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है। A person may render any article of food injurious to health by means of one or more of the following operations, namely। देखिए, लॉ ये मानता है कि सिर्फ जहर मिलाना ही ऑफेंस नहीं है, बल्कि 4 तरीकों से फूड को इंजूरियस बनाया जा सकता है, फूड इंजूरियस हो सकता है अगर इंटेंशन या नॉलेज हो कि वो फूड इंसान खाएगा। क्या कंडीशन है यहाँ पे? पहली कंडीशन कि पर्सन को पता हो, पर्सन को नॉलेज हो कि वो फूड बेचा जाएगा, ऑफर फॉर सेल होगा और या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब देखो क्लॉज ए क्या बोल रहा है, एडिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस टू द फूड, ठीक है। अगर कोई केमिकल, कलर, प्रेजर्वेटिव या कोई और सब्सटेंस फूड में ऐड करता है जिससे फूड हार्मफुल हो जाए तो ये ऑफेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिल्क में डिटर्जेंट मिलाना। क्लॉज बी, यूजिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस और एज एन इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। अगर कोई प्रिपरेशन के टाइम पे आर्टिकल या सब्सटेंस को यूज़ करते हुए उसको इंग्रेडिएंट बना देता है तो ये भी इंजूरियस माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्वीट में जो मिठाइयाँ होती हैं उनमें नॉन परमिटेड कलर्स यूज़ करना। क्लॉज सी, एब्स्ट्रैक्टिंग एनी कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द फूड। अगर फूड के इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकाल लिए जाएं जिससे फूड की क्वालिटी गिर जाए तो वो भी फूड इंजूरियस हो सकता है। फॉर एग्जांपल मिल्क से, दूध से क्रीम निकाल कर बेचना। क्लॉज टी, सब्जेक्टिंग द फूड टू एनी अदर प्रोसेस और ट्रीटमेंट। अगर फूड को गलत प्रोसेस, अनसेफ ट्रीटमेंट, हार्मफुल मेथड से जो है प्रोसेस किया जाए तो ये भी ऑफेंस होगा। फॉर एग्जांपल ऑयल को रिपीटेडली ओवर हीटिंग से प्रोसेस कराना, ठीक है। तो जो सेक्शन 48 का सबसेक्शन 1 है वो रिकॉग्नाइज करता है बोथ कमीशन एंड ओमिशन इन मेकिंग फूड इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। और यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है कि विद द नॉलेज दैट इट मे बी सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 3 कंडीशन दी गई हैं। कौन कौन सी 3 कंडीशन बताई थी मैंने? जो बेचा जाएगा, ठीक है, ऑफर फॉर सेल होगा या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ठीक है। तो ये अपराध माना जाएगा। अब देखेंगे सबसेक्शन 2, इन डिटरमाइनिंग वेदर एनी फूड इज अनसेफ और इंजूरियस टू हेल्थ रिगार्ड शैल बी हैड टू। देखो, कोर्ट या अथॉरिटी जब ये डिसाइड करेगी कि फूड अनसेफ है या नहीं तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स देखे जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से। क्लॉज ए का सब क्लॉज 1 बोल रहा है, द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द यूज ऑफ द फूड बाय द कंज्यूमर एंड इट्स हैंडलिंग एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखा जाएगा कि कंज्यूमर नॉर्मली फूड कैसे यूज़ करता है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और हैंडलिंग। मतलब लैब टेस्ट ही नहीं, रियल लाइफ यूज़ भी मैटर करता है। अब देखो सब क्लॉज 2 क्या बोलता है इसका, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द लेबल और अदर इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल टू द कस्टमर कंसर्निंग द अवॉइडेंस ऑफ स्पेसिफिक एडवर्स हेल्थ इफेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर फूड और कैटेगरी ऑफ फूड, नॉट ओनली टू द प्रोबेबल immediate or short term or long term effect of that food on health of a person consuming it but also on subsequent generations। देखो कंसीडर होगा, कंज्यूमर को दी गई इंफॉर्मेशन को कंसीडर करना होगा। लेबल पे क्या लिखा है, वार्निंग्स उस पर, इंस्ट्रक्शन, और ये भी देखा जाएगा कि वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है या फिर फ्यूचर जनरेशन पे भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कोई भी हार्मफुल फूड, ठीक है। अब इसका सब क्लॉज 3 देखेंगे, टू द प्रोबेबल क्यूम्यूलेटिव
टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स, ये देखा जाएगा थोड़ा थोड़ा पॉइजन डेली इनटेक से बॉडी में जमा होता है या नहीं। फॉर एग्जांपल हैवी मेटल्स का स्लो एक्यूमुलेशन। ठीक है, सब क्लॉज 4 क्या बोल रहा है अब, टू द पर्टिकुलर हेल्थ सेंसिटिविटीज ऑफ अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर वेयर द फूड इज इंटेंडेड फॉर दैट कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स। देखो, अगर फूड बच्चों, प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है, और एल्डरली जो बड़े लोग हैं, बूढ़े हैं, पेशेंट के लिए बना है, उनकी स्पेशल सेंसिटिविटी कंसीडर होगी। ऑल्सो टू द प्रोबेबल क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ फूड ऑफ सब्सटेंशियली द सेम कॉम्पोजिशन ऑन द हेल्थ ऑफ अ पर्सन कंज्यूमिंग इट इन ऑर्डिनरी क्वान्टिटीज़। तो अगर सेम टाइप के फूड नॉर्मल क्वांटिटी में बार बार खाया जाए, उसका कंबाइंड इफेक्ट देखा जाएगा। अब क्लॉज बी क्या बोल रहा है, द फैक्ट वेयर द क्वालिटी और प्योरिटी ऑफ द आर्टिकल बीइंग प्राइमरी फूड हैज़ फॉलन बिलो द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड और इट्स constituents are present in quantities not within the specified limit of variability in either case solely due to natural causes and beyond the control of human agency, then such article shall not be deemed to be unsafe or substandard or food containing extraneous matter। देखो, क्लॉज बी क्या बोल रहा है, ये इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है यहाँ पर। अगर फूड प्राइमरी फूड है, कैसा है, प्राइमरी फूड है, क्वालिटी प्योरिटी स्टैंडर्ड से कम हो गई सिर्फ नेचुरल कॉजेज़ की वजह से और ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है, तो फूड अनसेफ, सब स्टैंडर्ड या फिर एक्सट्रेनियस मैटर वाला नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल सीजनल वेरिएशन से वीट की क्वांटिटी गिर जाना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझेंगे हम इसका। इंजरी का क्या मतलब है, इंक्लूड एनी impairment whether permanent or temporary and injurious to health shall be construed accordingly। इंजरी इंक्लूड करती है परमानेंट डैमेज या फिर टेम्परेरी डैमेज, दोनों इंक्लूडेड हैं। इंजीरियस टू हेल्थ का मतलब है हर तरह का हेल्थ इम्पेयरमेंट, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल प्रोविज़न रिलेटिंग टू ऑफेंस। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सेक्शन 49 डील्स विद जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू पेनल्टी। ठीक है, अभी हमने सेक्शन 48 में ऑफेंस से रिलेटेड जनरल प्रोविज़न देखे, अब हम सेक्शन 49 में पेनल्टी से रिलेटेड जनरल प्रोविजन देखेंगे। क्या बोल रहा है सेक्शन 49, वाइल एडजस्टिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी अंडर दिस चैप्टर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और द ट्राइब्यूनल एज द केस में बी शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू फॉलोइंग। देखो, सेक्शन 49 पनिशमेंट का अमाउंट फिक्स नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि पेनल्टी डिसाइड करते वक्त अथॉरिटी किन फैक्टर्स को ध्यान में रखेगी। मतलब पेनल्टी ऑटोमेटिक या फिक्स नहीं होती, बल्कि केस टू केस बेसिस पर डिसाइड होती है। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा, गोला लगाएंगे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर ट्राइब्यूनल। ठीक है, जहाँ दोनों को ही सेक्शन 49 के पैरामीटर्स फॉलो करने होंगे। क्लॉज ए, द अमाउंट ऑफ गेन और अनफेयर एडवांटेज वेयर एवर क्वान्टिफाइएबल मेड एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन। देखा जाएगा ऑफेंडर ने कितना फाइनेंशियल फ़ायदा उठाया, इलीगल प्रॉफिट हुआ या नहीं। अगर अमाउंट कैलकुलेट हो सकता हो, फॉर एग्जाम्पल मिलावट से ज़्यादा पैसा कमाना, पेनल्टी ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब हायर द अनफेयर गेन हायर द पेनल्टी। क्लॉज बी, द अमाउंट ऑफ लॉस कॉज्ड और लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। यहाँ देखा जाएगा कि एक्चुअल नुकसान हुआ या होने का रिस्क था कंज्यूमर, पब्लिक या किसी और को। फॉर एग्जाम्पल हार्मफुल फूड से लोग बीमार हुए, यहाँ पर हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी। क्लॉज सी, द रेपिटेटिव नेचर ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन। क्लॉज सी बात कर रहा है अथॉरिटी ये चेक करेगी क्या उस व्यक्ति ने पहली बार ऑफेंस किया है या बार बार रिपीट हो रहा है। पहले वार्निंग दी जाएगी, फिर उसके बाद फिर से अगर सेम वायलेशन होता है तो पेनल्टी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीट ऑफेंडर इज इक्वल्स स्ट्रिक्टर पेनल्टी। क्लॉज डी क्या बोल रहा है, वेदर द कॉन्ट्रावेंशन इज विदाउट हिज नॉलेज। देखा जाएगा कि क्या वायलेशन जानकारी के बिना हुआ या जानबूझकर। फॉर एग्जांपल पैकेजिंग डिफेक्ट विदाउट इंटेंशन, पेनल्टी कम हो सकती है, लेकिन इग्नोरेंस ऑटोमेटिक डिफेंस नहीं है। क्लॉज ई, एनी अदर रिलेवेंट फैक्टर। ये एक ओपन एंडेड क्लॉज है, इसमें कंसीडर हो सकता है ऑफेंडर का कॉन्टैक्ट, ऑफेंडर का कंडक्ट, करेक्टिव स्टेप्स लिए या नहीं, पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट, कोऑपरेशन विद अथॉरिटीज़। ठीक है, तो ये अथॉरिटी को डिस्क्रिशन देता है। तो जो भी पेनल्टी होगी
जो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट दिया है उससे कितनी कम रखनी है, ठीक है, कितना क्या करना है वो डिसाइड करेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और ट्राइब्यूनल। क्लियर है। सेक्शन 50 डील्स विथ पेनल्टी फॉर सेलिंग फूड नॉट ऑफ द नेचर और सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडेड। तो सेक्शन 50 बोलता है ऐसे खाद्य का विक्रय करने के लिए पेनल्टी जो मांगी गई प्रकृति या तत्व या क्वालिटी का नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई फूड जिसका जो नेचर रिक्वायर्ड किया गया है उसकी क्वालिटी उसके सब्सटेंस का नहीं है, उसके लिए क्या पेनल्टी होगी। एनी पर्सन who sells to the purchasers prejudice any food which is not in compliance with the provision of this act or the regulations made thereunder or of the nature or substance or quality demanded by the purchaser shall be liable to a penalty not exceeding 5 lakh rupees। देखिए कोई भी व्यक्ति जो कि बेचता है परचेजर को ऐसा कोई भी फूड, ठीक है, जो इस एक्ट के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई नहीं करता या फिर रेगुलेशन के साथ कंप्लाई नहीं करता और ऐसे नेचर का है, ऐसे सब्सटेंस का है या ऐसी क्वालिटी का है जो कि परचेजर ने मांगी थी, उस क्वालिटी सब्सटेंस और नेचर का नहीं है, जो कि परचेजर के द्वारा, खरीदने वाले के द्वारा मांगी गई क्वालिटी सब्सटेंस या फिर नेचर का नहीं है, ठीक है। तो क्या पेनल्टी हो जाएगी उसकी, गोला लगाएंगे यहाँ पे, पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 5 लाख रुपए तक की हो सकती है, मैक्सिमम है ये। प्रोविजो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन कवर्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 31 shall for such non-compliance be liable to a penalty not exceeding 25,000 रुपीज़। देखिए सेक्शन 31 और सबसेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी स्मॉल स्केल का बिजनेस कर रहे हैं फूड का, जो टेम्पररी स्टॉल्स लगाते हैं, ठीक है, जो जगह जगह जाकर बेच रहे हैं कोई भी खाने का आइटम, जो स्मॉल वेंडर्स हैं, ठीक है, उनके लिए अगर वो इस सेक्शन का नॉन कंप्लायंस करते हैं, ठीक है, तो फिर वो उनको कितनी पनिशमेंट होगी, नॉट एक्सीडिंग 25,000, ठीक है। तो जो छोटे पिट्टी वेंडर्स हैं उनके लिए है 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगी, बाकी नॉर्मल केसेस में 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। सेक्शन 51 पेनल्टी फॉर सब स्टैंडर्ड फूड। अब सब स्टैंडर्ड फूड के लिए क्या पेनल्टी होगी, ये हमें सेक्शन 51 में दिया गया है। Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distribute or import any article of food for human consumption which is substandard shall be liable to a penalty which may extend to 5 lakh rupees। देखिए सब स्टैंडर्ड फूड को बेचने के लिए क्या पेनल्टी होगी, तो कोई भी व्यक्ति खुद से या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा मैन्युफैक्चर करता है या बेचता है, स्टोर करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है या इंपोर्ट करता है किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है और वो सब स्टैंडर्ड फूड में आता है, ठीक है, तो उसकी क्या पनिशमेंट है यहाँ पे, पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़, ठीक है, 5 लाख तक हो सकती है, ठीक है। सेक्शन 52 पेनल्टी फॉर मिस ब्रांडेड फूड। मिस ब्रांडेड फूड के लिए क्या पेनल्टी होगी, Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufacture for sale or stores or sells or distribute or import any article of food for human consumption which is misbranded shall be liable to पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज़। देखिए कोई भी व्यक्ति जो कि बेच रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है किसी व्यक्ति को, ठीक है, सेल करने के लिए उसने स्टोर किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है और वो मिस ब्रांडेड है, तो पनिशमेंट कितनी है, मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़, ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज़, ठीक है, 3 लाख रुपये तक हो सकता है उसको जुर्माना। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है इसी का, The adjudicating officer may issue a direction to a person found guilty of an offence under this section for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed। देखिए यहाँ पर सबसेक्शन 2 में बोल रहा है कि जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा वो डायरेक्शन इशू कर सकता है, ठीक है, निर्देश दे सकता है उस व्यक्ति को जो इस सेक्शन के अंतर्गत गिल्टी पाया जाता है मिस ब्रांडेड फूड के लिए,
ठीक है, कि वो जो है उसको करेक्ट करे, उसकी पैकेजिंग से रिलेटेड है, लेबलिंग से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ से रिलेटेड जो भी मिस्टेक है उसको सुधारे, ठीक है, और ऐसे जो आर्टिकल ऑफ फूड है उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, राइट। सेक्शन 53 क्या बोल रहा है अब? पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर कोई व्यक्ति मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी है, ये हमें दिया है सेक्शन 53 में। एनी पर्सन हु पब्लिशेस और इज अ party to the publication of an advertisement which falsely describes any food is likely to mislead as to the nature or substance or quality of any food or gives false guarantee shall be लाइबल टू पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज़। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो पब्लिश करता है या फिर कोई भी पार्टी जो एडवर्टाइजमेंट का पब्लिकेशन करवाती है, उसमें कुछ भी जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, आप कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड खरीदो, वहाँ पर ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है, और अगर वो जानकारी या फिर उसकी क्वालिटी के बारे में दी गई जानकारी मिसलीड कर रही है, ठीक है, फॉल्स गारंटी दे रही है, तो ऐसे व्यक्ति को कितनी सज़ा है? 10 लाख रुपए तक हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर इसने लिख दिया नो मैदा, लेकिन फूड में मैदा प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर इसने कोई गारंटी दे दी कि मान लीजिए ये वाला प्रोडक्ट पीने से हाइट बढ़ती है, ठीक है, और अगर इसका कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है तो ये भी एक तरीके से मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होते हैं, लोगों को मिसलीड करने के लिए, ठीक है। तो उनसे जो है 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है। आपने एक इम्पॉर्टेंट केस सुना होगा, रेड बुल वाला केस। रेड बुल वाला केस आपको पता है? रेड बुल वाले केस में क्या हुआ था कि जो उनकी टैगलाइन है, टैगलाइन क्या थी उनकी, कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, ठीक है। तो किसी ने केस कर दिया था रेड बुल पे कि मैंने रेड बुल पी और लेकिन मुझे विंग्स यानी कि पंख नहीं मिले, ठीक है। तो यहाँ पर रेड बुल को जुर्माना कंपनी को देना पड़ा था, ठीक है। तो जो भी ऐसी कोई भी टैगलाइन, ऐसी कुछ भी चीज़ जो एडवर्टाइजमेंट में आप दे रहे हो, प्रोडक्ट पर छाप रहे हो, जो मिसलीड कर रही है, वो हो जाएगी पेनल्टी, ठीक है। अब देखेंगे सबसेक्शन 2। इन एनी प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट अ लेबल और एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू एनी ऑफ फूड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द कॉन्ट्रवेंशन इज अलीज्ड टू हैव बीन कमिटेड कंटेन एन एक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द फूड शैल नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट फ्रॉम फाइंडिंग दैट द कॉन्ट्रवेंशन वॉज कमिटेड। अब देखो, सबसेक्शन 2 में एक्यूरेट लेबल होने के बावजूद भी ऑफेंस हो सकता है। समझेंगे इसको। अगर लेबल या एडवर्टाइजमेंट में कॉम्पोजिशन बिल्कुल सही हो, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जो उस पर लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, क्या उसमें यूज़ हुआ है, क्या नहीं हुआ है, प्रिजर्वेटिव वगैरह सब कुछ उसमें सही लिखा है, फिर भी एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग है या कंज्यूमर को गलत बिलीफ हो रहा है, कोर्ट फिर भी कॉन्ट्रवेंशन मान सकती है, कोर्ट फिर भी मान सकती है कि इस एक्ट का उल्लंघन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लेबल में इंग्रेडिएंट तो सही लिखे थे, इस बात का डिफेंस नहीं मिलेगा। कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। स्मॉल फॉन्ट लेबल पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर पर नहीं डाली जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, एड में बोला कि कम्प्लीटली सेफ फॉर बेबीज़, लेबल पे इंग्रेडिएंट्स भी सही लिखे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो बच्चों के लिए अनसेफ है, ठीक है। तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी? वहाँ पर भी सेम हो जाएगी, 10 लाख रुपए तक हो सकती है, ठीक है। अब देखेंगे हम सेक्शन 54 डील्स विथ पेनल्टी फॉर फूड कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर। देखो, जो भी एक्सट्रेनियस मैटर ऐड हो जाते हैं ना फूड में, ठीक है, उनको कंटेन करने पर फूड में क्या पेनल्टी दी गई है सेक्शन 54 में। एनी पर्सन वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ मैन्युफैक्चर फॉर सेल और स्टोर और सेल और डिस्ट्रीब्यूट और इम्पोर्ट एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर shall be liable to a penalty which may extend to 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अगर एक्सट्रेनियस मैटर प्रेजेंट है किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड में जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो रहा हो, जो भी व्यक्ति उसको मैन्युफैक्चर करता हो, सेल के लिए रखा हो, स्टोर किया हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो या इंपोर्ट कर रहा हो, तो उस पर कितनी पेनल्टी लग जाएगी? 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी उस पर लगाई जा सकती है। सेक्शन 55 पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर।
देखो फूड सेफ्टी ऑफिसर ने जो भी डायरेक्शन दिया अगर उसके साथ कंप्लाई नहीं किया तो भी पेनल्टी है, वो है सेक्शन 55 में। इफ़ अ फूड बिजनेस ऑपरेटर और इम्पोर्टर विदाउट रीजनेबल ग्राउंड फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट or rules or regulations or orders issued thereunder as directed by the food safety officer, he shall be liable to a penalty which may extend to 2 लाख रुपीज़। देखो कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर या फिर इम्पोर्टर बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में, इस एक्ट के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में फेल हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या पनिशमेंट है, जो पनिशमेंट है वो 2 लाख रुपए तक की हो सकती है। सेक्शन 56, आप लोग एक चार्ट बना लेना, उसमें लिख लेना या फिर जो इंडेक्स होती है ना वहाँ पर आप इंडेक्स में सेक्शन के आगे बस पनिशमेंट लिखते जाइए। पेनल्टी फॉर अनहाइजेनिक और अनसैनिटरी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। अब क्या पेनल्टी है अनहाइजेनिक या फिर अनसैनिटरी प्रोसेसिंग के लिए? एनी पर्सन हु whether by himself or by any other person on his behalf manufactures or processes any article of food for human consumption under unhygienic or unsanitary condition shall be liable to a penalty which may extend to 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो कि फूड को बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, उसको प्रोसेस कर रहा है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और वो बहुत ही अनहाइजीनिक या फिर अनसैनिटरी तरीके से किया जा रहा है, बहुत ही बेकार कंडीशन में उस फूड को रखा गया है, तो पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट 1 लाख रुपए तक की हो सकती है। ठीक है, सेक्शन 57 देखेंगे अब। पेनल्टी फॉर पॉसेसिंग एडल्ट्रेंट। अब देखो एडल्ट्रेंट को कब्जे में रखने की क्या पेनल्टी है, ये हमें सेक्शन 57 बता रहा है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, इफ एनी पर्सन हु वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर फॉर सेल और स्टोर, सेल और डिस्ट्रीब्यूट एनी एडल्ट्रेंट शेल बी लायबल। देखो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, इस चैप्टर के प्रोविज़न के सब्जेक्ट में अगर पजेस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है, स्टोर करता है या फिर बेचता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी भी एडल्ट्रेंट को, तो वो किस चीज़ के लिए लायबल होगा? वेयर सच एडल्ट्रेंट इज़ नॉट इंजीरियस टू हेल्थ। यहाँ पे गोला लगाना है, अगर जो ऐसा एडल्ट्रेंट है जो हेल्थ को इंजरी नहीं पहुँचा रहा है तो पनिशमेंट क्या है? अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज़। ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा की नहीं होगी। एंड जो सेकंड क्लॉज हमें दिया है, वेयर सच एडल्ट्रेंट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, 2 कंडीशन है, अगर इंजरी पहुंचा रहा है हेल्थ को तो क्या पेनल्टी है? पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 2 कंडीशन हमें यहाँ पे दी गई हैं कि अगर एडल्ट्रेंट जो है, अगर एडल्ट्रेंट हेल्थ को इंजरी नहीं पहुंचा रहा तो 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी होगी, और अगर हेल्थ के लिए इंजीरियस है वो एडल्ट्रेंट तो फिर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी उस व्यक्ति पे लगाई जा सकती है। सबसेक्शन 2 देखेंगे। इन अ प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 इट शैल नॉट बी डिफेंस दैट द एक्यूज्ड वाज होल्डिंग सच एडल्ट्रेंट ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है, सबसेक्शन 1 की प्रोसीडिंग में ये एक डिफेंस नहीं होगा, ठीक है, कोई बचाव का कारण नहीं होगा कि जो एडल्ट्रेंट है वो उस व्यक्ति का नहीं है बल्कि किसी और व्यक्ति का है, ठीक है, या फिर किसी और व्यक्ति के बिहाफ पे वो उसको होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो एक्यूज के पास ये वाला डिफेंस नहीं है। ठीक है, सेक्शन 58 देखेंगे। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज प्रोवाइडेड। देखो कोई भी ऐसा प्रोविज़न जिसका कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है जहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक पेनल्टी इस एक्ट में प्रोवाइड नहीं की गई है, तो ये आप यहाँ पर लिख लो कि ये एक जनरल पेनल्टी है। ठीक है, क्या है? whoever contravenes any provision of this act or the regulation or rules made thereunder for the contravention of which no penalty has been separately provided in this chapter shall be liable to a penalty which may extend to 2 lakh rupees। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि कोई भी जनरल पनिशमेंट है, यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके लिए पेनल्टी इस चैप्टर में स्पेसिफिकली स्पेसिफाई नहीं की गई है, ठीक है, सेपरेटली नहीं बताया गया है किसी पेनल्टी के बारे में, तो उसके लिए कितना जुर्माना बताया गया है यहाँ पे? 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को देखा करो आप लोग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से वीडियो बना पाती हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है। मैं वेट करती हूँ कि जब वो सो जाता है उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, और अगर मैं एक एक लाइन आपको यहाँ पर
दे रही हूँ, ठीक है। कोई भी आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं लग रहा है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, बस आप वीडियो को देखा करो, जिससे कि ना मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अब रिमेनिंग सेक्शन हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।